हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रवाश कुमार और हम आप पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चैप्टर चल रहा है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। इस लेक्चर में हम लोग कुछ और बेहतरीन नया सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल फैमिलीज। ध्यान देना, लेट W इज इक्वल टू f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ xy प्लस I टाइम्स v ऑफ xy बी एनालिटिक and f dash z is not equal to 0, then one parameter family of curves u of xy equals to alpha and v of xy equals to beta, where alpha and beta are constants are orthogonal। एक रूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई फंक्शन f of z है और f of z को हम लोग कैसे लिख सकते हैं u प्लस iv के टर्म्स में। ये अगर एनालिटिक है और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, क्या बोले, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो है, तब उस केस में u ऑफ xy अगर कुछ कांस्टेंट मानते हैं और v ऑफ xy कुछ और कांस्टेंट मानते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। इस तरह का हम लोग वेक्टर कैलकुलस में भी सीखे थे, जो आपको हम सेरेट फेरेट थ्योरम बताए थे और कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे। u1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, u2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद है। तो वही मिलता जुलता सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे है। u ऑफ xy इज इक्वल टू अल्फा अगर है, v ऑफ xy इज इक्वल टू बीटा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। पेयर ऑफ कर्व्स बोल सकते हो, फैमिली ऑफ कर्व्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये ऑर्थोगोनल होता है। अब सुनो, दो तरह का प्लेन आपको सिखाया गया था। एक बताया गया था कि z प्लेन होता है और दूसरा बताया गया था कि w प्लेन होता है। तो z का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, W का मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो Z प्लेन में जो कुछ भी आप रिप्रेजेंट करते हो वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। W प्लेन में जो कुछ भी आप रिप्रेजेंट करते हो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैपिंग करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग बोल देते हैं, ठीक है। कन्फॉर्म करने का क्या मतलब होता है, उसके अनुरूप, ठीक है। कन्फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं अनुरूप, उसके हिसाब से ढल जाना। तो जैसे ये हमारा Z प्लेन है, इस पे जो कुछ भी कर्व्स हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इस पे प्लॉट कर दे W प्लेन पे, मतलब इसको प्रोजेक्ट करके W प्लेन पे लेके आए, तो कुछ कर्व्स हो सकता है कि अलग दिख जाए, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग रहता है, कन्फॉर्मल रहता है। देखो यहाँ पे जो रेड कलर का इस तरह से कर्व दिखाया गया है और ग्रीन कलर का कर्व्स दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस रेड कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन कर्व, ठीक है। वही तो ऑर्थोगोनल बोला ना। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू u ऑफ xy इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे कुछ रेड वाला कर्व को आप u और ग्रीन वाला कर्व को v मान लो। डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का क्या फंक्शन है, नहीं फंक्शन है। तो दोनों में अलग अलग है, एक रेड है एक ग्रीन है। तो रेड और ग्रीन दो अलग अलग तरह का कर्व्स। तो वही चीज यहाँ पे है, और दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है, वही चीज अगर हम W प्लेन में दिखाएं तो हो सकता है इसका थोड़ा सा शेप बदल जाए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हो कि इसका शेप बदला हुआ है ना। तो रेड कलर का यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे रेड कलर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ कर्व है, ग्रीन कलर का एक वर्टिकल लाइन है। समझ में आई बात। तो कन्फॉर्मल मैपिंग वैसे आपके सिलेबस में स्ट्रिक्टली मेंशन्ड नहीं है अलग से, लेकिन कभी कभी कुछ हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिए जाए। तो अभी हम आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जरूरत पड़ेगी, अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको लेवल 2 या लेवल 3 में करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं है। कन्फॉर्मल मैपिंग, इफ द मैपिंग फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन आपका एनालिटिक ही होना चाहिए और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। देन द एंगल बिटवीन एनी टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का कर्व है, रेड कलर का कर्व है, तो यहाँ पे एंगल हो गया। तो एंगल बिटवीन द एनी टू इंटरसेक्टिंग कर्व C1 एंड C2, तो मान लेते हैं ग्रीन कलर का कर्व है C1 और रेड कलर का कर्व है सपोज C2। तो C1 और C2 कर्व के बीच का जो एंगल है इन द Z प्लेन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस द एंगल बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग इमेज कर्व C1 डैश एंड C2 डैश इन द W प्लेन। तो यहाँ पे सपोज मान लो इसको मैंने C1 लिया है, तो इसको यहाँ पे सपोज C1
C1 डैश ले लेते हैं, ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग। ये रेड कलर का C2 लिया है तो यहाँ पे रेड कलर का C2 डैश ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एंगल क्या है, एंगल सपोज मान लेते हैं इस वाले कर्व और इस वाले कर्व के बीच में 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी तो 90 डिग्री होना ही है, यहाँ पे भी तो एंगल और साथ में साथ उसका सेंस, तो दोनों आपके सेम होने चाहिए। अगर ये सारे कंडीशंस आपके वैलिड हो जा रहे हैं और इस तरह का मैपिंग जब आप कर पा रहे हो जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पे, तब उसको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्म दो तरह का होता है, इंग्लिश वर्ड में दो वर्ड होते हैं, कन्फर्म होता है और एक कन्फॉर्म होता है। कन्फर्म मतलब कुछ कोई भी चीज को फिक्स कर दिया, अच्छा ठीक है, मतलब उसको रेगुलराइज कर दिया, फिक्स कर दिया कि हाँ, मतलब सहमति दे दी का। और कन्फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसके अनुरूप ढल जाना। तो यहाँ पे जैसे जेड प्लेन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन पे बात हो गई, समझ में आई बात। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, एक है ऑर्थोगोनल फैमिलीज, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स जो कि ऑर्थोगोनल होंगे कब, जब फंक्शन आपका एनालिटिक होगा और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। और जेड प्लेन से जब आप डब्ल्यू प्लेन पे आप मैपिंग करते हो, क्योंकि ये कन्फॉर्म कर जाता है, इसलिए इस तरह के मैपिंग को हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है, इसको आप नोट करिए। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा उससे हम लोग एक रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व कर लिया है कुछ कॉन्सेप्ट, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना लो। ये बात इंतजार करो कि सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर बाद में प्रॉब्लम करेंगे, नहीं, वो सही तरीका नहीं है। इफेक्टिव तरीका ये है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा और उसको अप्लाई करना आप सीख लो। तो ऑर्थोगोनल फैमिलीज वाला कॉन्सेप्ट सिखाया ना आपको, देखो यहाँ पे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। लेट u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एंड v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा, where u and v are real and imaginary parts of an analytic function। आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया कि फंक्शन मेरा एनालिटिक है और उस एनालिटिक फंक्शन में u प्लस आई वी तो हम लिखते हैं, उसमें से u ऑफ एक्स वाई को अल्फा बोल दिया, v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा बोल दिया, जहां पे अल्फा एंड बीटा आर एनी कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो u ऑफ एक्स वाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रूव दैट इफ एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर मान लीजिए आपका एफ डैश जेड जीरो नहीं है, एफ डैश जेड अगर जीरो नहीं है, देन द फैमिलीज आर ऑर्थोगोनल, तब आपके जो फैमिलीज है ना कर्व्स के, वो आपके ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स, ऑर्थोगोनल कहने का ये मतलब है कि दैट इज each member of one family is perpendicular to each member of the other family at the point of intersection। सिंपल, जो प्रीवियस आपको डायग्राम से आपको समझाया था। अब देखो यहाँ पे, consider any two members of the respective families, say u of xy is equal to alpha 1 and v of xy is equal to beta 1। मैंने मान लिया कुछ भी, ठीक है। consider any two members of the रेस्पेक्टिव फैमिलीज, कोई भी रेस्पेक्टिव फैमिलीज में से कोई भी मान लिया u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा 1 और v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा 1, मान लिया इस तरह से कुछ। अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर कर्व लिया है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी सारी चीज को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये जो कर्व आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा 1, मतलब सिर्फ ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा 1 ये रिप्रेजेंट करना है। आपको ये प्रूव करना है कि इस वाले और इस वाले कर्व के बीच का जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री आने वाला है। मतलब ये जो टेंजेंट आप बनाओगे दोनों कर्व से, ये जो बनाएगा ये 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे प्रूव करते हैं कि कोई दो कर्व्स परपेंडिकुलर है? सिंपल सा लॉजिक है कि दोनों का स्लोप निकालिए, स्लोप को मल्टीप्लाई करिए दोनों स्लोप को, अगर प्रोडक्ट -1 आता है तो परपेंडिकुलर है। बचपन में हम लोग सीखे हैं 7, 8, 9, 10 क्लास में। तो यहाँ पे दो कर्व है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। देखो, इसका स्लोप निकालने के लिए जैसे ये y और x के बीच में ग्राफ बनाया है, तो इसका स्लोप कैसे निकलता है आपको पता है ना, कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, तो स्लोप कैसे निकलता है आपको पता है कि dy बाई dx को ही स्लोप बोलते हैं। बस यही तो करना है। इस वाले फंक्शन को, मतलब ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, ये जो कर्व है, इसको आप x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए। जब, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव हो, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डो यू डो एक्स प्लस डो यू डो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये x का रेस्पेक्ट में है, ठीक। तो यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पे आप dx बाई डी एक्स भी था, लेकिन वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y को तो 0 आप नहीं कर सकते ना, ये तो वेरिएबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए फाइनली ये मिलेगा डो यू डो एक्स प्लस डो यू डो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है।
इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपके पास रिलेशन आएगा माइनस डो यू डो एक्स डिवाइडेड बाई डो यू डो वाई। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कुछ स्लोप है m1। ठीक, परफेक्ट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ सिमिलरली आपको क्या बोला, v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा वन, तो मैंने मान लिया ये वाला चीज है, इसको भी आप x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए स्लोप निकालने के लिए। तो यहां पे आप करोगे डो v बाई डो एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, प्लस डो वी बाई डो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको आप 0 तो ट्रीट नहीं कर सकते, ये आपका वेरिएबल है y, इसीलिए यहां से आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स को अब इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो यहां पे जो स्लोप आया है u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा 1, यहां पे जो स्लोप आया है v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा 1 का स्लोप, इसको मैंने मान लिया m1, इसको मैंने मान लिया m2। अब सुनो, क्वेश्चन में आपको हिंट दे दिया था कि फंक्शन है आपका एनालिटिक। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक होता है तो क्या आपको ये नहीं पता कि वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहां पे सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डो यू डो एक्स बराबर है डो वी डो वाई के, और डो यू डो वाई बराबर है माइनस डो वी डो एक्स के। दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, कट छट जाएगा, आपका -1 आएगा। तो -1 से तो आपको ये प्रूव हो गया कि ऑर्थोगोनल है। लेकिन इसमें एक चीज और भी आपको ध्यान देना था कि एफ डैश जेड ये 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली आप दिखा भी सकते हो, क्योंकि आपको दिखाना सही रहता, आप दिखा भी देना। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, एफ डैश जेड अगर हम करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसका x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, अगर आप x के रेस्पेक्ट में लेना चाहते हो तो डो यू डो x वगैरह वो चीज आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डो यू डो x प्लस आई टाइम्स डो वी डो x, ये आ गया। या फिर अगर आप इसको y के रेस्पेक्ट में आप करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, डो यू डो y फिर प्लस आई टाइम्स डो वी डो वाई। ठीक है, ये x के रेस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव लिया है, ये y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, आपको बोला कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, ये कब होगा 0, ये तब होगा 0 जब आपका ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए तो बोल रहा है ना कि ये सारे 0 नहीं हो सकते, इसलिए कंडीशन ऑफ कोर्स ये तो देना ही पड़ेगा। तो आप इस तरह से आप ऐसे दिखा भी सकते हो, और ये चीज तो है आपका, आपने दिखा दिया। तो क्या सीखे हम लोग सीखे ऑर्थोगोनल फैमिलीज के बारे में, कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में, और फिर जनरली ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है वो प्रूव करने के लिए आता है, और उसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए आता है। तो उसमें भी सिंपल सा लॉजिक है कि आप क्या करोगे, स्लोप निकालोगे इक्वेशन फ्रेम करके, उसको आप रिप्रेजेंट करके, उसको -1 बाई समथिंग करके उसको परपेंडिकुलर वाला स्लोप को फीड कर दोगे। वैसा प्रॉब्लम करेंगे, वो थोड़ा सा टफ लेवल का प्रॉब्लम है, उसको लेवल 2 लेवल 3 के लिए छोड़ देते हैं। अभी सिंपल यही रखिए, इसको पचा लीजिए अच्छे से, इसको आप अच्छे से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। अब हमारे पास कर्व्स, देखो यहां पे क्या है, लेट फाई ऑफ टी एंड साई ऑफ टी आर द रियल फंक्शंस ऑफ द रियल वेरिएबल टी। कोई भी एक रियल वेरिएबल है टी, उसका फंक्शन होता है तो किसी वेरिएबल का होता है। तो रियल वेरिएबल कोई t है, इसका कोई फंक्शन है फाई ऑफ टी और साई ऑफ टी, एज्यूम्ड कंटिन्यूअस इन t1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू t2। मतलब एक रेंज दिया हुआ है आपको, t1 से लेके t2 के बीच में कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई को कैसे लिख सकते हो, x को मैंने लिखा है फाई ऑफ टी के टर्म्स में और y को लिखा है साई ऑफ टी के टर्म्स में, तो ये t के टर्म्स में लिखा गया। तो t1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू t2। Define a continuous curve or arc in the z plane joining the points a is equal to z of t1 और b is equal to z of t2। तो ये आपका z प्लेन है, ध्यान दो, ये है z प्लेन। अब z प्लेन है तो ये आपका रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। t1 के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया, जो ये पॉइंट शो कर रहा है z ऑफ t1, तो a क्या है, z ऑफ t1। उसी तरह से t2 के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट प्लॉट किया y एक्सिस पे, तो ये क्या है आपका b, तो इसको हम लोग बोलेंगे b इज इक्वल टू z ऑफ t2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो एक कंटिन्यूअस कर्व बना हुआ है। इफ t1 इज नॉट इक्वल टू t2, ये इतना समझ में आ गया। अब सुनो नेक्स्ट चीज, इफ t1 इज नॉट इक्वल टू t2, t1 और t2 अगर बराबर नहीं है, लेकिन z ऑफ t1 इज इक्वल टू z ऑफ t2, मतलब t1 और t2 बराबर नहीं है, लेकिन आपका जो z ऑफ t1 और z ऑफ t2 ये अगर आपका सेम है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी केस में मान लो T1 और T2 सेम नहीं है, लेकिन Z ऑफ T1 मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे Z ऑफ T1 तो हमको यही मिलेगा, Z ऑफ T2 फॉर एग्जाम्पल मान लो यही मिलेगा, ऐसा कुछ। दैट इज A इज इक्वल टू B, आपका A और B के बराबर है। द एंड पॉइंट्स कोइंसाइड एंड द कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड। तो यहाँ पे देखो क्लोज्ड, ये वाला कर्व आपको दिख रहा है, तो एंड पॉइंट क्या हो रहा है आपका कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है। मतलब सपोज यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था और ऐसे घूम फिर करके फिर कहाँ चलाया, आप यहीं पे पहुँच गए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड। ए क्लोज्ड कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये वाला जो कर्व है कहीं पे भी क्या है, क्लोज्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए हम इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस वाले पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि T1 नॉट इक्वल टू T2, ये थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो दो इंटरवल के बीच में कोई एक कर्व बनाया मैंने, तो वो कंटिन्यूस कर्व हो गया, और इस तरह सा का कोई कर्व जहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सपोज मान लो कोइंसाइड कर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सपोज स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कोइंसाइड कर जा रहा है, लेकिन ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये वाला चीज़ हम लोग पहले भी बहुत पहले डिस्कस किए थे, फिर से रिकैप चल रहा है। स्मूथ कर्व किसको बोलेंगे, स्मूथ कर्व सिंपल सा चीज़ है जिसका आप कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स निकाल पा रहे हो किसी पर्टिकुलर रेंज पे, ठीक है। तो इफ फाई ऑफ टी एंड साई ऑफ टी दैट इज जेड ऑफ टी हैव कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स इन T1 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू T2, द कर्व इज कॉल्ड स्मूथ कर्व और आर, ठीक है। तो T1 और T2 के बीच में अगर स्मूथ कर्व अगर आप बना पा रहे हो, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स फाइंड कर पा रहे हो, तो उसको हम लोग स्मूथ कर्व और आर बोलेंगे। यहाँ पे टोटल तीन टर्म्स हैं। पहला ये कि कर्व क्या होता है, कर्व मतलब कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कंटिन्यू कुछ भी बना दो तो उसको कर्व बोलेंगे, ठीक है। स्मूथ कर्व किसको बोलेंगे, स्मूथ क्लोज्ड कर्व किसको बोलेंगे, सबसे पहले तो सॉरी सिंपल क्लोज्ड कर्व किसको बोलेंगे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम हो जाए और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको भी हम क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट भले ही सेम है लेकिन ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है। और तीसरा है स्मूथ कर्व, जिसका कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स आपको मिल जा रहा है किसी पर्टिकुलर रेंज पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस थे, इसको आप नोट करिए। अब है आपके पास पीस वाइज स्मूथ कर्व या फिर सेक्शनली स्मूथ कर्व या फिर कॉन्टूर। जनरली जो टर्म मोस्टली यूज होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो हम लोग कॉन्टूर यूज करते हैं, याद है ना, कॉन्टूर इंटीग्रेशन सुने होंगे, क्वेश्चंस अगर देख रहे होगे तो उसमें जनरली ये वाला टर्म यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली एक पीस वाइज स्मूथ कर्व है या फिर सेक्शनली स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व किसको बोले थे, जिसका किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आपका डेरिवेटिव्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स होता है। तो देखो, ए कर्व विच इज कंपोज्ड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ आर्क्स, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ आर्क्स होने चाहिए जिसको आप काउंट कर सको, इज कॉल्ड अ पीस वाइज या फिर सेक्शनली स्मूथ कर्व बोलिए या फिर उसको कॉन्टूर बोलिए, ठीक है। एग्जाम्पल, द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर इज अ पीस वाइज स्मूथ कर्व और या फिर कॉन्टूर। जैसे स्क्वायर है, इसका बाउंड्रीज को हम लोग पीस वाइज स्मूथ कर्व इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक स्मूथ कर्व है, ठीक, एक स्मूथ कर्व मिला यहाँ से इस इंटरवल से इस इंटरवल तक। फिर यहाँ से अगर इधर जा रहे हो तो ये भी एक पीस वाइज या फिर सेक्शनली स्मूथ कर्व है, ये भी पीस वाइज सेक्शनली स्मूथ कर्व है, ये भी एक पीस वाइज सेक्शनली स्मूथ कर्व है। मतलब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स हैं, कितने, 1 2 3 4 फाइनाइट स्मूथ कर्व्स हैं। इसलिए जिसके जो भी कर्व के पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स हो जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीस वाइज स्मूथ कर्व या फिर सेक्शनली स्मूथ कर्व या फिर कॉन्टूर। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी कर्व आपको दिया हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल
वो आपको स्मूथ नहीं बोला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको पीस वाइज स्मूथ कर्व की तरह ट्रीट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब जितने भी कर्व्स आपके आएंगे, अनलेस एंड अनटिल कुछ भी उसका स्पेसिफिकेशन दिया हो, अगर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको कॉन्टूर लेकर के या फिर पीस वाइज स्मूथ कर्व लेकर के या फिर सेक्शनली स्मूथ कर्व लेकर के उसको एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशंस टू ज्योमेट्री इन मैकेनिक्स, जो आपके बेसिक कैलकुलस में, आपका जो एलिमेंट्री कैलकुलस में होता था कि कोई भी अगर पोजीशन वेक्टर है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे एक स्मूथ कर्व लिया गया है। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो जनरली एनालिसिस की जाती है वो बेसिकली कॉन्टूर या कर्व्स इस तरह पे एनालिसिस की जाती है। तो यहाँ पे जो सी कर्व है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने मान लिया कि जेड ऑफ टी है, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन टी का है, जेड ऑफ टी। थोड़ा सा टाइम इंटरवल के बाद, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद मैंने इसको पॉइंट नोट किया तो मुझे पता चला इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है z ऑफ t प्लस डेल्टा टी। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, पहले तो एक कर्व ले लिया, इसी कर्व में एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्पेसिफाई किया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट स्पेसिफाई करने पे हमको पता चला ये एक पोजीशन वेक्टर मिल रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक, टी पे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने t प्लस डेल्टा टी, तो इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो t मैंने रिप्रेजेंट किया है ये आपका टाइम भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये टाइम हो, किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये आपका है और डेल्टा प्रेशर पे ये हो गया, कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये है, कोई एक डेल्टा वेलोसिटी पे ये हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप, ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें आप वेरिएबल को आप जो भी मर्जी मानोगे वो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बदलते चले जाएंगी। तो जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जेड ऑफ टी है, कुछ और डेल्टा टी पे आपका ये हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, जेड ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। समझ में आया? तो ये जो गैप है ये वाला वेक्टर से हम कैसे मिलेगा, हमको पता है कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर होता है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम तो ये लिख सकते हैं जेड डेल्टा जेड, ये क्या हो जाएगा, जेड ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस जेड ऑफ टी, तो मैंने लिख दिया। मुझे ये भी पता है कि डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी, ये जो इंटरवल है, मतलब जितना टाइम इंटरवल में हुआ, तो डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी अगर करूँगा तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। डेल्टा को मैं डी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने आपको सिखा दिया है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब इस तरह से हम लिखते हैं तभी इसको हम डी जेड बाई डी टी लिखते हैं। समझ में आया ना? ये क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बताया था, ठीक है। तो ये जब चीज़ आप करोगे डी जेड बाई डी टी, और आपको पता है कि z क्या होता है, z होता है x प्लस आई वाई। अब दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करेंगे, डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी प्लस आई टाइम्स डी वाई बाई डी टी। बात समझ में आ गई? तो ये वाला चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर मान लो t को अगर आप टाइम लेते हो तो ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फिर से वेलोसिटी का आप कुछ करना चाहते हो एक बार डेरिवेटिव तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस पे फ्रेम होकर के आते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, पीस वाइज स्मूथ कर्व या सेक्शनली स्मूथ कर्व या फिर कॉन्टूर का, साथ ही साथ एप्लीकेशंस टू ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स में कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको नोट करिए। अब आता है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नॉर्मल आपका जो वेक्टर कैलकुलस में था उसमें थोड़ा सा अलग है। हम लोग सिर्फ नेबला देखे थे ना, नेबला को कैसे लिखते थे, आई कैप डो डो एक्स प्लस जे कैप डो डो वाई प्लस के कैप डो डो जेड, इस तरह से वेक्टर के टर्म्स में इस तरह से देखते हैं वेक्टर कैलकुलस को। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा डेफिनेशन अलग होता है। नेबला का मतलब होता है डो डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो डो वाई, या एक्स वाई के टर्म्स में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, या फिर 2 टाइम्स डो डो जेड बार होता है। ध्यान रहे 2 टाइम्स डो डो जेड बार, ऊपर में जेड का कॉन्जुगेट है। तो नेबला का मतलब 2 टाइम्स डो डो जेड बार होता है। नेबला बार, नेबला का कॉन्जुगेट अगर आपको लेना है तो आप क्या करोगे, डो डो एक्स माइनस आई डो डो वाई, मतलब इसका पूरा कॉन्जुगेट ले लो। इसका कॉन्जुगेट लोगे ना, तो इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा, डो डो एक्स माइनस आई टाइम्स डो डो वाई। 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा, लेकिन जेड बार का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड ही बन जाएगा। तो 2 टाइम्स डो डो। आप ये चीज़ याद रखो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी।
ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लेसियन। जैसे वेक्टर कैलकुलस में हम लोग पढ़े थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लेसियन, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी हम लोग को पढ़ना है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लेसियन। लेट अस कंसिडर f of xy एज अ रियल कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब यहाँ पे स्केलर फंक्शन दो तरह का फंक्शन है। एक तो रहेगा आपका रियल कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y, जो कि स्केलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम लोग f के तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर a of xy is equal to p of xy plus I times p of xy, I times q xy, q of xy is a complex continuously differentiable function of x and y। देखो दो अलग अलग चीज़ है, ये है रियल कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y जो कि स्केलर है, और ये वाला जो चीज़ है ये कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है x y का, जो कि ये वेक्टर है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई अलग है, यहाँ पे a ऑफ एक्स वाई अलग है। अब यहाँ पे अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है f का तो हम उसका भी निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट अगर निकालना है मुझे a का तो उसका भी निकाल सकते हैं। तो स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो। f ऑफ एक्स वाई, x मतलब रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को z के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2। इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखते हैं, z माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2y। तो f ऑफ एक्स वाई को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, f ऑफ z प्लस जेड बार बाई 2 कॉमा z माइनस जेड बार बाई 2y लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। z किसका फंक्शन है, ये बेसिकली ये वाला जो चीज़ है किसका फंक्शन है, z और z कॉन्जुगेट का है। तो ये वाला जो मैंने चेंज करके लिखा है इसको हम g के टर्म्स में लिख दिए, g ऑफ सम z इंटू जेड कॉन्जुगेट। समझ में आया, एक ही चीज़ है। यहाँ पे x को मैंने कन्वर्ट किया z बार में, y को कन्वर्ट किया z बार में। तो ये वाला जो फंक्शन हम लिखे हैं z प्लस जेड बार बाई 2 कॉमा z माइनस जेड बार बाई 2i, तो इसको हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमको पता है कि ये किसका फंक्शन है, या तो z या z बार का, तो उसको हम g ऑफ z बार लिख सकते हैं। ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आया। तो उसी तरह से हम a ऑफ एक्स वाई को भी लिख सकते हैं g ऑफ z बार। ठीक है, तो फंक्शंस आपको दिखाया जा रहा है, चाहे आपका स्केलर फंक्शन हो चाहे आपका वेक्टर फंक्शन हो, फंक्शंस किसका होगा, या तो z और उस z का कॉन्जुगेट का ही फंक्शंस होगा। अब देखो ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो ग्रेडियंट निकालना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, GRADF, या फिर आप नेबला f लिखोगे। तो इसका मतलब नेबला का मतलब क्या था, डो x प्लस आई डो y। अब यहाँ पे अगर आप f लिखोगे तब डो f डो x, देखो डो y ऑफ f, और बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। यहाँ पे देखो क्या है, 2 टाइम्स डो z बार। तो यहाँ पे हम f लिखे थे, तो इस केस में हम क्योंकि f ऑफ एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, g, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं g, क्योंकि यहाँ पे आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में नहीं, आप जेड बार के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, या जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो हमको किसका फंक्शन देना पड़ेगा, जी का देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ जो फंक्शन है वो एक्स वाई का है, इसलिए हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए हैं, यहाँ पे हम वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए। यहाँ पे जी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जी का फंक्शन जो है वो किसका है, जेड और जेड बार का है। बात समझ में आ गई। अब देखो ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, अगर मान लेते हैं किसी भी ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का मतलब उसका वैल्यू जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट ऑफ f रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर नॉर्मल टू द कर्व f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपल हम लोग देखे थे, कोई भी एक वेक्टर नॉर्मल, कोई भी कर्व है उससे एक नॉर्मल प्रोजेक्ट करता हुआ निकलता हुआ चला रहा है ना, मतलब समथिंग इज गोइंग आउट और फ्लोइंग आउट, तो वही रिप्रेजेंट करता है इसको। ग्रेडियंट हो गया स्केलर वाला फंक्शन का। वेक्टर वाले फंक्शन का देखो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेड a या फिर नेबला a, आपको पता है नेबला के बदले क्या लिखोगे, डो x प्लस आई डो y। a के बदले आप लिखोगे p प्लस आई क्यू। यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन था इसीलिए f चला गया डायरेक्ट अंदर में, लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है ना, p प्लस आई क्यू एक वेक्टर फंक्शन है, इसीलिए हम इसको लिखे हैं p प्लस आई क्यू अलग लिखे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, कौन सा, वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन है कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में, इसलिए हम इस तरह से लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, पूरी तरह से एक्सपैंड कर दो। रियल वाले पार्ट को अलग रखो, इमेजिनरी वाले पार्ट को अलग रखो, तो ये वाला जो चीज़ है बेसिकली ये क्या बन गया आपका, 2 टाइम्स b ऑफ डो जेड बार। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखोगे, 2 टाइम्स डो बी बाई डो जेड बार। यहाँ पे ये वाला, इसको आप मान लो कोई दूसरा फंक्शन है, बी फंक्शन मान लेते हैं, कि
ज़रूरी थोड़ी कि यही फंक्शन उधर हो जाएगा। यदि तो वेक्टर फंक्शन है तो मान लेते हैं ये वाला एक्स वाई के टर्म्स में लिखा हुआ है तो ए है, और जेड बार के टर्म्स में लिखा हुआ है तो बी है, इसीलिए हम यहाँ लिखे 2 टाइम्स डो बी बाई डो जेड बार, और यहाँ पे जेड जी लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ लिखे हैं। अब देखो, इन पर्टिकुलर बी इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, इन पर्टिकुलर बी इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है। अगर मान लेते हैं b जो है एक एनालिटिक फंक्शन है, तब उस केस में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, 0, डो बी बाई डो जेड बार इज इक्वल टू 0 सच दैट द ग्रेडियंट इज 0, ग्रेडियंट 0। अब तुम ये बताओ कि ये 0 कब होगा, जब हमको पता है कि ये वाला रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 होंगे तब। अब देखो, अगर ये पार्ट 0 हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डो पी बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो क्यू बाई डो वाई, और इसको 0 लिखना है तो डो पी बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो क्यू बाई डो एक्स, है ना। तो इसका मतलब ये तो वही है CR इक्वेशंस या कॉची-रीमैन इक्वेशंस। तो हम उल्टा तरीके से भी बोल दिए कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉची-रीमैन इक्वेशंस फॉलो कर रहा है, या फिर अगर कोई कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा। चाहे इस तरह से बोलो चाहे उस तरह से बोलो। आई होप ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग क्या सीखे, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में सीख लिए। यहाँ पे ध्यान रखो कि नेबुला में या 2 टाइम्स डो जेड बार होता है, और नेबुला बार में नीचे में बार नहीं होता। एक तरफ बार आ गया तो दूसरी तरफ नहीं आएगा, एक तरफ बार आ गया तो दूसरी तरफ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हम लोग का पूरी तरह से, सब कुछ का निकाल सकते हैं हम, स्केलर फंक्शन हो चाहे वेक्टर फंक्शन हो कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में। अब हम लोग सीखेंगे डाइवर्जेंस, फिर कर्ल और फिर लैप्लासियन। नोट करिए, ग्रेडियंट सीख लिए थे। अब देखो डाइवर्जेंस और कर्ल और लैप्लासियन देखते हैं। डाइवर्जेंस किसका निकलता है, हमेशा वेक्टर का निकलता है, तो लिखे डाइवर्जेंस ऑफ v, या फिर नेबुला डॉट ए। इस केस में जैसे कॉम्प्लेक्स में हम वेक्टर कैलकुलस में क्या करते थे, वेक्टर के टर्म्स में लिखते थे ना, यहाँ पे वो सब वेक्टर वाला लॉजिक लगाना ही नहीं है, आपको ये नया रूल याद रखना है। रियल पार्ट ऑफ नेबुला बार ए, मतलब नेबुला बार ऑफ ए फाइंड करोगे, उसका जो रियल पार्ट होगा वही आपको डाइवर्जेंस देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट ऑफ नेबुला बार ए, नेबुला बार मतलब डो डो एक्स माइनस डो डो वाई, ठीक है, और ए मतलब p प्लस आई क्यू। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको इसका रियल पार्ट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चीज़ मिलेगा, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। उसका आपको सिर्फ रियल पार्ट लिखना है इधर, या ये लिखो, या फिर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ डो बी बाई डो जेड लिखो, ठीक है। तो इसको आपको क्या याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, लर्न इट बाय हार्ट, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डाइवर्जेंस ऑफ ए मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ डो बी बाई डो जेड, या फिर डो पी बाई डो एक्स प्लस डो क्यू बाई डो वाई। डाइवर्जेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और रियल फंक्शन, चाहे आपका वेक्टर हो या स्केलर हो, वो हमेशा एक रियल फंक्शन होता है जो कि एक स्केलर होता है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। फिर कर्ल क्या होता है, जैसे डाइवर्जेंस आपने निकाला उसी तरह से कर्ल क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे। कर्ल ए मतलब नेबुला क्रॉस ए, तो यहाँ पे नेबुला क्रॉस ए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या बनता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ नेबुला बार ए बनता है, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ नेबुला बार ए होता है डाइवर्जेंस, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ नेबुला बार ए होता है आपका कर्ल, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ डो बी बाई डो जेड। चाहे आप इस फॉर्मेट में लिखो चाहे आप इस फॉर्मेट में लिखो, आपकी जो मर्जी वो लिखो, प्रॉब्लम करेंगे क्लियर हो जाएगा। लैप्लासियन देखो, लैप्लासियन का मतलब आपको पता है कि नेबुला स्क्वायर होता है। ये नेबुला डॉट नेबुला मतलब नेबुला स्क्वायर, नेबुला को नेबुला से मल्टीप्लाई करना है, तो रियल पार्ट ऑफ नेबुला बार नेबुला। आपको बेसिकली ये वाला चीज़ याद रखो, सारी चीज़ें बन जाएंगी आपसे। रियल पार्ट ऑफ नेबुला बार ए मतलब डाइवर्जेंस देगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ नेबुला बार ए ये आपको कर्ल देगा, रियल पार्ट ऑफ नेबुला बार नेबुला ये आपको लैप्लासियन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रियल पार्ट ऑफ ये मल्टीप्लाई करना है, नेबुला बार मतलब डो डो एक्स माइनस आई टाइम्स डो डो वाई, और नेबुला मतलब डो डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो डो वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमको ये मिलेगा रियल पार्ट, ठीक है। जब इसको इसके टर्म्स में लिखोगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स डो टू बाई डो जेड बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ए को हम एनालिटिक मानते हैं तो जाहिर सी बात है इसका लैप्लासियन हो जाएगा 0। अगर लैप्लासियन हो गया है 0 तो हम क्या ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ए का बराबर, ए का मतलब p प्लस आई क्यूब होता है, तो इधर नेबुला स्क्वायर ए करेंगे तो नेबुला स्क्वायर p करना होगा, प्लस आई टाइम्स नेबुला स्क्वायर क्यू करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर का वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो इंडिविजुअली ये भी तो 0 होगा और साथ ही ये भी 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, P एंड Q आर हार्मोनिक इन नेचर। समझ में आया बात? इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं। ग्रेडियंट ऑफ A1 प्लस A2, ये क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ A1 प्लस ग्रेड ऑफ A2। दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ A1 प्लस A2, मतलब ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ A1 प्लस डाइवर्जेंस ऑफ A2। तीसरा कर्ल ऑफ A1 प्लस A2, ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ A1 प्लस कर्ल ऑफ A2। फिर ग्रेडियंट ऑफ A1 A2, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जैसे आप प्रोडक्ट करते थे ना डिफरेंशिएशन, वही चीज़ यहाँ पे करना है, A1 टाइम्स ग्रेड ऑफ A2 प्लस A2 टाइम्स ग्रेड ऑफ A1, ठीक है। फिर मॉड ऑफ कर्ल ग्रेड, जैसे हमको पता था कर्ल ग्रेड फ्राई क्या होता है, जीरो होता है, उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे ये जीरो होगा। कब होगा, जब A आपका रियल होगा या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ A आपका हार्मोनिक होगा। उसी तरह से डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड A, ये जीरो होगा, ये कब होगा, जब आपका A इमेजिनरी होगा या फिर आपका रियल पार्ट ऑफ A जो है वो आपका हार्मोनिक होगा। समझ में आया? ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, मिलता जुलता है आपके वेक्टर कैलकुलस से, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लेसियन, ये सब का डेफिनेशंस बिल्कुल अलग होता है। तो आप प्लीज़ ये सारे डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद रखिए। अब इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स करा देते हैं तो काफ़ी अच्छा सा फील आ जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारा कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिया है। प्रूव द इक्विवेलेंस ऑफ द ऑपरेटर्स, आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि डोडो एक्स जो है ये बराबर होता है डोडो जेड प्लस डोडो जेड बार के, और डोडो वाई क्या होता है, आई टाइम्स डोडो जेड माइनस डोडो जेड बार के, ठीक है। तो हम पहला करते हैं, आप दूसरा करिएगा वीडियो पॉज करके। देखो, इफ़ f इज़ एनी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, हम मान लेते हैं f को एक कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है अगर, तब इस केस में आप तो ऐसा बोल ही सकते हो ना कि f अगर कोई फंक्शन है, तो हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि जो आपका फंक्शन था वो एक्स वाई का, तो ये कुछ फंक्शन आपका कुछ फंक्शन बन जा रहा था, z और z बार का फंक्शन बन जा रहा था। तो इस तरह से, तो चाहे हम डो f बाई डो, अगर यहाँ पे x लिखना चाहे तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लिया है, तो x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव ले लिया है। अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है, लेकिन को पता है कि f का जो फंक्शन है वो z और z बार के भी टर्म्स में भी है, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव वाले रूल से जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये सब चीज़ आपको यूपीएससी मैथमेटिक्स में ही पढ़ोगे तब भी बन पाएगा, ऐसा नहीं है। आप 11th-12th में जानते हो फंडामेंटल्स, उसी से ये बना हुआ है। तो f जो फंक्शन है वो z का भी फंक्शन है, z बार का भी फंक्शन है, लेकिन हमको डेरिवेटिव लेना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, डो f बाई डो z इंटू डो z बाई डो x, ठीक है। उसी तरह से डो f बाई डो z बार इंटू डो z बार बाई डो x, ठीक है। चेन रूल वगैरह बनेगा ना, तो इस तरह से चेन रूल बनता है। अब सुनो, हमको पता है z क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, तो यहाँ से डो z बाई डो x क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। z बार निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो x माइनस आई बार होगा, डो z बार बाई डो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि डो z बाई डो x तो 1 है और डो z बार बाई डो x भी 1 है। तो इस केस में आप इसको 1 पुट कर दो, इसको भी 1 पुट कर दो। अल्टीमेटली ये क्या बन गया, डो f बाई डो x इज इक्वल टू डो f बाई डो z प्लस डो f बाई डो z बार। अब ये क्योंकि एक फंक्शन है, इसको तो हम बाहर इस तरह से सेपरेट करके लिख ही सकते हैं। ये सेपरेट हो गया, ये दोनों कॉमन लेके इसको सेपरेट हो गया। अब ये फंक्शन हटा दो, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, ऑपरेटर है। तब ये जब फंक्शन हट गया तो ऑपरेटर के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, डो डो एक्स इज इक्वल टू डो डो जेड प्लस डो डो जेड बार, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला टर्म सॉल्व। अब यही चीज़ हम करते हैं सेकेंड वाले टर्म के साथ में। बहुत आसान है, एनालॉगस वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, देखो बहुत मजा आएगा आपको। आप सीख चुके हो, सेकंड ये बनाना है आपको, ठीक है। आप जानते हो कि f जो फंक्शन है वो z और z बार का है, तो इसको अगर मुझे लिखना है डो f बाई डो y, ये लिखना है क्योंकि हमको यही प्रूव करना था। तो हम एक फंक्शन लेके चलते हैं, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, डो f बाई डो z इंटू डो z बाई डो y प्लस डो f बाई डो z बार इंटू डो z बार बाई डो y, लिख ही सकते हैं। हमको ये भी पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो यहाँ से अगर हम डो z बाई डो वाई निकालेंगे तो हमको i मिलेगा। z बार हमको पता है x माइनस आई वाई होता है, तो यहाँ से हम डो z बार बाई डो वाई अगर निकालेंगे तब यहाँ से माइनस i मिलेगा। समझ में आया? सब्सटीट्यूट तो करो। यहाँ पे जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, डो f बाई डो z, और डो z बाई डो y की जगह पे i आ जाएगा, फिर प्लस कर दो, फिर डो f बाई डो z बार कर दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस i आ जाएगा।
आया समझ में? यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, आई को कॉमन ले लो, इसको आप जब कॉमन लेते हो आई कॉमन ले लो तब क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना, डो डो जेड लिखा और उसके बाद फिर डो डो जेड बार माइनस आ गया यहाँ पे, तो डो डो जेड हो गया माइनस डो डो जेड बार हो गया। अब यहाँ पे आपका फंक्शन कुछ बाहर में आपका कोई फंक्शन f था और ये वाला चीज़ क्या था f बाई डो वाई और यहाँ पे डो डो वाई, इसको फंक्शन को अब बाहर ले लो। अब फंक्शन को हटा दो, हम ऑपरेटर से हमको देखना है, तो ऑपरेटर तो हमको यही दिख रहा है, तो इसीलिए हमको इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम क्या लिख देंगे, डो डो वाई इज इक्वल टू यही चीज़ हो जाएगा आई टाइम्स डो डो जेड माइनस डो डो जेड बार। बस खेल खत्म, यही चीज़ तो प्रूव करना था। आसान हुआ, मज़ा आया, ऐसे ही आसान लगेगा। इधर आपका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 2 पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए। आज के लेक्चर का आखिरी 3 सवाल और इसी 3 सवाल से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। देखो पहला कॉन्सेप्ट बोला कि शो दैट नेबुला इज इक्वल टू डो डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो डो वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डो डो जेड बार, और नेबुला बार आपको दिखाना है डो डो एक्स माइनस आई टाइम्स डो डो वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डो डो जेड। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें से आपको ये शो करना है, अभी अभी जस्ट ताज़ा आपने डो डो एक्स का रिलेशन फाइंड किया था। क्या था ये था डो डो जेड प्लस डो डो जेड बार, ये चीज़ था। और डो डो वाई आपने क्या दिखाया था, ये आपने दिखाया था आई टाइम्स डो डो जेड माइनस डो डो जेड बार। कोई दिक्कत? अब आपको ये प्रूव करना है कि नेबुला की वैल्यू वो होती है। तो यहाँ पे अब देखो, ध्यान से देखो, नेबुला को हम क्या लिख रहे हैं, डो डो एक्स लिखा प्लस आई टाइम्स डो डो वाई लिखा है। अब इसको गौर से देखो, क्या हम डो डो एक्स के जगह पे ये डाल सकते हैं? बिल्कुल, तो डाल दो यहाँ पे। तो लिख दिया डो डो जेड प्लस डो डो जेड बार। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसके बाद प्लस आई टाइम्स करना है हमको डो डो वाई। डो डो वाई का मतलब ये, यहाँ पे आई करोगे मल्टीप्लाई तो ये आई स्क्वायर आ गया ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो डो डो जेड माइनस डो डो जेड बार हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे डो डो जेड प्लस डो डो जेड बार, आई स्क्वायर मतलब -1, माइनस चला जाएगा तो डो डो जेड हो गया और ये प्लस डो डो जेड बार हो गया। तो यहाँ से डो डो जेड और ये वाला कटछट हो गया, क्या बचा 2 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे हम 2 टाइम्स डो डो जेड बार। क्वाइट ईजली डन, क्वाइट एराटम डेमोन्स्ट्रेटम, हेंस प्रूव्ड। करना था प्रूफ, हो गया। दूसरा करें, नेबुला बार देखते हैं। नेबुला बार को हमको वो चीज़ करना है तो नेबुला बार लगाना पड़ेगा। ये पार्ट बी है, पार्ट ए हो गया है। नेबुला बार में माइनस आता है, माइनस आएगा तो यहाँ पे आप माइनस दे दो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो डो डो एक्स माइनस आई टाइम्स डो डो वाई, ये करना है तो डो डो एक्स के जगह पे तो ये लिखा, फिर माइनस आई स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डो डो जेड फिर प्लस डो डो जेड बार, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस डो डो जेड हो गया और माइनस डो डो जेड बार हो गया। यहाँ से डो डो जेड बार और ये वाला कैंसिल हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स डो डो जेड, जो कि आपको ये प्रूव करना था। पहला पार्ट हो चुका है हमारा समाप्त, इसको हम मिटा दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये मेन है। आपको कोई दे दिया फंक्शन a ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये, आपको इसका ग्रेडियंट निकालने बोला है। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट ए ग्रेडियंट निकालने बोला है। किसका? ए का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? आपको सिर्फ नेबुला ए करना है। नेबुला का मतलब आप जानते हो क्या होता है, डो डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो डो वाई, और ए क्या है, ए आपका ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे आप लिख दो 2xy माइनस आई टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। कर दो पूरी तरह से, इसको इसके साथ करते हैं। तो एक बार करते हैं हम डो डो एक्स ऑफ पूरा चीज़ करते हैं इसको। तो आप लिखोगे 2xy माइनस आई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो गया। फिर प्लस आई टाइम्स डो डो वाई ऑफ ये वाला पोर्शन,
सो 2xy माइनस आई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2y, फिर माइनस कर दीजिए i का i रहेगा और वाई क्यूब कॉन्स्टेंट चलाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, फिर प्लस करिए आप i टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और y का तो y तो 1 ही हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस क्या होता है प्लस और माइनस माइनस, फिर i इंटू आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया, y के रिस्पेक्ट में करना है इसको, तब ये क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतर गया और i को i से मल्टीप्लाई किया आई स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बन जाएगा आपका 2y, ये हो गया आपका 2y, फिर माइनस i टाइम्स 2xy क्यूब, फिर प्लस i टाइम्स 2x और आई स्क्वायर मतलब -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया? तो इसको आप रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको सेपरेट करना है तो आप इसको कर सकते हो। हम कर देते हैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये हो गया, और फिर प्लस i टाइम्स करते हैं और ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस 2x वाई क्यूब। अब इसको आंसर मैच कर लेते हैं क्योंकि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, फिर मेरे चलते आपका मिस्टेक ना हो जाए इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें चेक कर लेते हैं कि मैंने जो सॉल्व किया था वो सही आया है या नहीं है। 2y प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2y प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर सही है, प्लस i टाइम्स 2x माइनस 2x वाई क्यूब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका डाइवर्जेंस। इसको मिटा दिए, डाइवर्जेंस देखना नंबर सी 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर सी अच्छा ग्रेडियंट निकाला था ना, बी निकालते हैं। डाइवर्जेंस निकालना है ए का, तो आप जानते हो कि इसमें नेबुला डॉट ए करना होता है और इसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है कौन सा, रियल पार्ट ऑफ नेबुला बार ए। अरे वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, या फिर मेरे को इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। नेबुला बार ए निकालना है, तो इसमें जब करोगे तब रियल पार्ट नेबुला बार क्या होता है, डो एक्स होता है माइनस आई डो वाई होता है, फिर ए लिख देना है आपको, जो कुछ भी था आपका ए क्या था 2xy माइनस आई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये सब सिंपल चीज़ है इसलिए मैं देख के आंसर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। तब इसका आंसर आएगा आपके पास 2y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने सॉल्व किया है खुद तो मैं करा रहा हूँ, इसमें मिस्टेक नहीं है, आशा करते हैं आपका भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कॉपी में सॉल्व किया इसको और वही मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वाला आंसर आएगा, मैच करना। फिर देखो नंबर सी, कर्ल निकालना है आपको। कर्ल ये मतलब नेबुला क्रॉस ए करना है और इसका आपको फॉर्मूला बताया था। इसमें कोई भी डिटर्मिनेंट वेक्टर आई कैप जे कैप वो सा लोचा नहीं होता। इसमें आपको फाइंड करना है बेसिकली इमेजिनरी पार्ट ऑफ नेबुला बार ए, ही फाइंड करना होता है। तो जब आप फाइंड करोगे ना तो ये आएगा आपका माइनस 2x वाई क्यूब माइनस 2x, ये आएगा। इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आप करके देखना। इसका मैग्नीट्यूड पूछा ना तो पूरा मैग्नीट्यूड लगा, तो मॉड पूछा है तो मॉड ऑफ माइनस 2x वाई क्यूब माइनस 2x। मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। मैं कूद गया था कॉलेज के गेट से नोट्स का कॉपी लेने के लिए, ताकि लॉकडाउन जब हुआ था ताकि वो कॉपी मिल जाए। अगर मैं नहीं कूदता, मेरा टांग एक्चुअली टूटा हुआ है, नहीं टूटा रहता तो अभी नोट्स, मेरा अपना रिसर्च वर्क का नोट्स पेंडिंग चला जाता, इसलिए मैं कूद के पढ़ा रहा हूँ। एनीवेज, ये वाला जो चीज़ है कर्ल ए, तो ये आपका ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर नंबर डी जो है इसमें आपको लैप्लेसियन फाइंड करना है, तो आप ये नेबुला स्क्वायर ए फाइंड करिएगा। इसका आंसर आपको फाइनली मिलेगा
-2i(y)³ -6i(x²y), ये आ जाएगा, करके देख लेना। और ये तो बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ है। आखिरी चीज़ देख लो, जनरली पूछ देते हैं ये कॉची-रीमैन इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में ये कैसे आया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आपको करना क्या है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे z को क्या लिखते हो, x + iy लिखते हो ना। x को क्या लिखते हो, r cos थीटा। y को क्या लिखते हो, r sin थीटा। थीटा को क्या लिखते हो, tan इनवर्स y/x। अब r को क्या लिखोगे, r को आप जानते हो, लिखते हो √x²+। बस यहीं से निकालना है आपको। आप जानते हो कि u का जो फंक्शन है वो, ये r का जो फंक्शन है इसका टर्म्स है, ठीक है। तो ∂u/∂r अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ∂u/∂x इंटू ∂x/∂r प्लस ∂u/∂θ, ∂u/∂x इंटू ∂x/∂r प्लस ∂u/∂θ इंटू ∂θ/∂r। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि u किसका फंक्शन है, r और थीटा का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे u जो है वो r और थीटा का फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको ये चेंज कर देना। मैं लिख के दे देता हूँ आपको कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, ∂u/∂x इज इक्वल टू ∂u/∂r डॉट ∂r/∂x, सॉरी ये वाला होगा ∂r/∂x प्लस ∂u/∂θ इंटू ∂θ/∂x। हाँ, यही तो लिखा था मैंने। देखो ये r आपके पास है ना, इसको आप डेरिवेटिव लोगे x के रेस्पेक्ट में, इसमें पुट करोगे। फिर उसी तरह से थीटा यहाँ है, इसको x के रेस्पेक्ट में पुट करोगे, इसका निकालोगे, जो कुछ भी निकालना है। तो ये आपको ∂u/∂x निकलेगा, ठीक है। आपको ∂u/∂x निकलेगा। साथ ही साथ फिर आप निकालोगे ∂u/∂y। ∂u/∂y इसके लिए क्या लिखोगे, ∂u/∂r इंटू ∂r/∂y प्लस ∂u/∂θ इंटू ∂θ/∂y। ये निकल गया। r है आपके पास, थीटा आपके पास, डिफरेंशिएट करके इसमें सब्सटीट्यूट करना। उसी तरह से ∂v/∂x निकालोगे और ∂v/∂y निकालोगे। ∂v/∂x क्या हो जाएगा, बोलोगे ∂v/∂r डॉट ∂r/∂x प्लस ∂v/∂θ इंटू ∂θ/∂x। सिमिलरली ∂v/∂y निकालना, तो ∂v/∂r इंटू ∂r/∂y प्लस ∂v/∂θ इंटू ∂θ/∂y। ये सही है। आप इसको सारे इक्वेशंस को आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 4। आपको क्या दिखाना है, CR इक्वेशंस। आप जानते हो क्या होता है, अरे क्या होता है CR इक्वेशंस, ∂u/∂x इज इक्वल टू ∂v/∂y होता है। साथ ही साथ ∂u/∂y इज इक्वल टू माइनस ∂v/∂x होता है। बस ये चीज़ आपको इक्वेट कर देना है। ∂u/∂x इज इक्वल टू ∂u/∂y, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। और ∂u/∂y इज इक्वल टू माइनस ∂v/∂x, ये करना है तो उसका कॉची-रीमैन इक्वेशन होगा। फिर मल्टीप्लाई करके काट छाट करके आपको फाइनली r और थीटा के टर्म्स में आपको रिलेशन मिलेगा, ठीक है। ये आपका टास्क है, प्लीज़ इसको करना और इसको लिखो। ये 100% लिखो, आएगा। लिखो, आएगा, लिखो, अरे आएगा करके देखना। नहीं आएगा तो फिर पूछना, तो हम बता देंगे। अल्टीमेटली आपको यहाँ तक पहुँचना है। कहाँ गया ये वाला रिलेशंस। 4 रिलेशंस आपको याद रखना है, कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। इसका प्रूफ और इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। मैं कर रहा हूँ लेक्चर समाप्त, क्योंकि मेरे पैर में बहुत कस के पेन हुआ लगा है। मेरा लगता है मुझे एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा।
टूट गया है मेरा पैर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।